क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? दोस्तों, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रेस्मर ने व्यक्तित्व को कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन की है या कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व का वर्णन किया वो शरीर रचना के आधार पर किया है। शरीर रचना के आधार पर उन्होंने कृशकाय, सुडोलकाय, गोलकाय ये तीनों प्रकार के बताया है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। कृशकाय मतलब ये होता है दोस्तों कि लंबा, और ये जो लंबा व्यक्ति होता है वो एकांत प्रिय होता है, निष्ठुर होता है। और सुडोलकाय मतलब होता है आयताकार, इसको आयताकार ले सकते हैं, और ये जोशीले होते हैं, रोमांच प्रिय होते हैं। और उसके बाद आपका लास्ट गोलकाय है। ये गोलकाय जो व्यक्ति होते हैं ये भोजन प्रिय, इनको भोजन बहुत अच्छा लगता है खाना, और आराम पसंद लोग होते हैं। इसके अलावा और इसके अलावा ये जो आपके गोलकाय लोग हैं जिसको स्थूलकाय भी बोल सकते हैं, ये हंसमुख होते हैं। इस तरह इसका आंसर जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद 21A है, जिसमें ये बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बीच के बालक या बालिका हैं उन्हें यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इनके लिए जो जन्म प्रमाण पत्र का नियम है उसको भी शिथिल कर दिया गया है कि आप बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर भी एडमिशन ले सकते हैं या अपना कक्षा पहली में नाम दर्ज कर सकते हैं। ये 21A के तहत बताया गया है। और अनुच्छेद 26 या धारा 26 में ये बताया गया है कि विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहना चाहिए, मतलब 90% पद तो भरे ही रहना चाहिए किसी भी कंडीशन पे। और अनुच्छेद 15 में ये बताया गया है दोस्तों कि आपकी विद्यालय में प्रवेश की जो तिथि है वो 30 सितंबर तक निर्धारित की जाएगी। ये NCERT या NCF जो 2009-2005 है इसने बताया है। और अनुच्छेद 45 निर्देशक तत्वों के बारे में जो आयरलैंड से लिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। इस तरह से इसका आंसर अनुच्छेद 21A हुआ, क्योंकि इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों, संगणन का सिद्धांत स्मृति की व्याख्या करता है। स्मृति हमारे मन में जो या किसी विषय वस्तु को धारण करके रखते हैं उसको पुनः स्मरण करके करना ही क्या होता है, स्मृति होता है। मतलब किसी चीज़ को अपने मन में सोच के रखा है और बाद में बीच में अगर भूल भी जाए और कभी हमको याद आ जाए तो वो वही स्मृति कहलाएगी, और ये स्मृति संगणन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। वैसे स्मृति के जो तत्व बताए गए हैं वो 3 तत्व बताए गए हैं, संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। संवेदी को तात्कालिक भी बोलते हैं। तो संवेदी तात्कालिक में जो हमें याद रखने की बातें हैं वो 1 सेकंड से भी कम समय पर होती हैं। और अल्पकालिक में क्या होता है, 20 से 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड तक हम याद रख सकते हैं। और थर्ड प्रकार है दीर्घकालिक, जो 30 सेकंड से अधिक समय तक हम इसको याद रख सकते हैं। किसको? हम दीर्घकालिक स्मृति को। और उसके बाद आपका ये जो अधिगम होता है, अधिगम गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों, गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानवादी अधिगम। गत्यात्मक अधिगम को पेशी अधिगम भी कहते हैं, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, टाइपिंग करते हैं, ये क्या गत्यात्मक अधिगम हो गया। और संज्ञानवाद अधिगम क्या होता है? संज्ञानवाद अधिगम मतलब जो मानसिक रूप से होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई उसका समाधान करना है तो आपको समस्या समाधान अधिगम अपनाना पड़ेगा, तो ये संज्ञानवादी अधिगम है। तो संज्ञानवादी अधिगम का दूसरा नाम क्या है? समस्या समाधान अधिगम, मानसिक अधिगम, ज्ञानेंद्रिय अधिगम, इस तरह से ये अधिगम कहलाएंगे दोस्तों। उसके बाद आता है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब जो अपसारी व्यक्ति होते हैं वो सृजनात्मक कहलाते हैं। ये इनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। तो इस तरह से संगणन का सिद्धांत निम्न किसकी व्याख्या करता है? संगणन का सिद्धांत दोस्तों आप देख रहे हैं किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट,
टीएटी का उद्देश्य निम्न किसका मापन है? टीएटी थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट, टीएटी मतलब थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट, इसका किसका मापन करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये आपका अभिक्षमता का मापन किया जाता है। वैसे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है इसमें टीएटी में, लेकिन यहाँ व्यक्तित्व है नहीं ऑप्शन, तो उससे रिलेटेड करेंगे तो ये अभिक्षमता आएगा कि हम अभिक्षमता का मापन करते हैं। इसमें दोस्तों 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्ड चित्र वाले होते हैं, एक सादा कार्ड होता है, जिसमें 10 पुरुष के, 10 महिलाओं के और 10 दोनों के होते हैं। मतलब कि 10 कॉमन होते हैं 10 कार्ड। इस तरह से टोटल 31 कार्ड होते हैं। और ये टीएटी थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंग्लैंड के मॉर्गन मुर्रे ने दिया था। तो इस प्रकार हम टीएटी थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट जो व्यक्तित्व के मापन के लिए है। बौद्धिक क्षमता तो दोस्तों प्रथम बुद्धि परीक्षण बिने ने 1905 में दिया था, और ये जो बिने ने 1905 में दिया तो फ्रेंच भाषा में दिया था। और इसका पहली बार संशोधन 1908 में किए थे, दूसरी बार संशोधन 1911 में किया था। और भारत की बात करें तो भारत में 1922 में CH राइस ने दिया है, बौद्धिक क्षमता के बारे में बताया है। और इलाहाबाद में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता के बारे में समय समय पर अन्वेषण होते गए हैं। उसके बाद अभिवृत्ति क्या है दोस्तों? अभिवृत्ति मानसिक और भावनात्मक दोनों को मिलाकर बनाई जाती है अभिवृत्ति। अर्थात अभिवृत्ति मानसिक और भावनात्मक रूप में है। ये इसका सबसे पहले प्रवर्तक आलपोर्ट थे। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर टीएटी का उद्देश्य निम्न किसका मापन है? अभिक्षमता का मापन है। ठीक है दोस्तों, आगे अल्बर्ट बांडुरा निम्न किससे संबंधित है? अल्बर्ट बांडुरा दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। समाज और व्यवहारवादी में वाटसन आता है और स्किनर आते हैं। संज्ञानात्मक जैसे आप जानते हैं कि जीन पियाजे आते हैं, ब्रूनर आते हैं, बांडुरा भी ले सकते हैं। और मनोलैंगिक विकास में आपके कौन आते हैं दोस्तों? मनोलैंगिक विकास में आपके सिगमंड फ्रॉइड आते हैं। तो एल्बर बांडुरा निम्न किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। इसका दूसरे नाम क्या है दोस्तों? मतलब उपनाम, इसके दूसरे उपनाम है दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, अवलोकनात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, मॉडलिंग सिद्धांत। अल्बर्ट बांडुरा ने कहा था कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, इसलिए इसे अनुकरणात्मक सिद्धांत कहते हैं। और ये इन्होंने कहा था कि बच्चे ऑब्जर्वेशन द्वारा सीखते हैं, अवलोकन द्वारा सीखते हैं, तो इसे अवलोकन से अधिगम सिद्धांत कहा गया। और इस तरह से अल्बर्ट बांडुरा ने इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कई नाम बताए हैं। इनका प्रयोग बार्बी डॉल और जीवित जोकर पे किया था। बांडुरा ने मतलब अधिगम के 4 सोपान दिए हैं दोस्तों। कौन कौन से दिए हैं? अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, पुनर्बलन। और इनकी बुक का नाम है दोस्तों सोशल फाउंडेशन एंड थॉट एंड एक्शन। फिर से एक बार पुनः, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। जो अल्बर्ट बांडुरा है, इनका सामाजिक अधिगम सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? इनकी उपयोगिता है दोस्तों व्यक्तित्व निर्माण में। व्यक्तित्व के निर्माण में ये बहुत ज़्यादा सहारा देते हैं। तो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है दोस्तों। व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है दोस्तों। इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। ये आत्मनिष्ठ विधि है दोस्तों, क्योंकि आत्मनिष्ठ विधि ऐसी होती है जिसमें एक समय में एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। वैसे तो अंतर्दर्शन विधि में 4 होती हैं: आत्मकथा विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जीवन व्रत या इतिहास विधि। तो आत्मकथा विधि तो अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण के अंतर्गत आती है। और इसके जन्मदाता विलियम वुंट थे, तो टीचनर थे। ठीक है दोस्तों, अंतर्दर्शन के अंतर्गत ही आती है आत्मकथा विधि। और इसके
जन्मदाता आपके विलियम वुंट और टिचनर थे। और प्रश्नावली विधि के आदि जनक सुकरात थे और वर्तमान जनक वुडवर्थ हैं दोस्तों। वर्तमान जनक कौन है? वुडवर्थ। और जीवन व्रत या जीवन इतिहास विधि ये भी अंतर्दर्शन के अंतर्गत आती है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है दोस्तों। अंतर्दर्शन विधि, जीवन व्रत और इतिहास विधि, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सब विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है जो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रयोग सबसे पहले प्रयोगीकरण जो किया गया वो अमेरिका में किया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो साक्षात्कार है वो अमेरिका में किया गया है। तो इसका आंसर होगा कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, अंतर्दर्शन विधि आत्मकथा विधि है, आत्म प्रश्नावली विधि है, साक्षात्कार विधि है, जीवन व्रत या जीवन इतिहास विधि है। ये कुल मिला के आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आते हैं। आप कंफ्यूज ना होना। अंतर्दर्शन मतलब आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ मतलब एक समय पे एक ही व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो दोस्तों दर्पण चित्र परीक्षण जो है वो अधिगम की गति, अधिगम का अंतरण, अधिगम सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो दोस्तों इसका आंसर सही है, अधिगम अंतरण में प्रयोग किया जाता है। दर्पण चित्र अधिगम अंतरण में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह किसी विषय या कार्य का उपयोग अन्य स्थिति में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा? दर्पण चित्र। उसके बाद नेक्स्ट है, अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। पठार मतलब दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम किसी काम को करने योग्य नहीं रह पाए हैं, तो उस स्थिति में जो काम रुक जाता है उसको पठार बोलते हैं। तो अधिगम वक्र में पठार जो बनता है वो थकान के कारण बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा शेष से भिन्न है? दोस्तों ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है। शेष TAT, 16PF, रेवेन का परीक्षण, ड्रायमैन परीक्षण, इसमें जो व्यक्तित्व के भी हैं और अशाब्दिक परीक्षण भी हैं। तो ये TAT और 16PF जो है ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण के हैं और रेवेन परीक्षण और ड्रायमैन परीक्षण ये अशाब्दिक परीक्षण का है। ये अशाब्दिक परीक्षण सबसे पहले अमेरिका में किया गया था और ये गूंगे, बहरे, अनपढ़ लोगों पे किया जाता है। तो रेवेन परीक्षण और ड्रायमैन परीक्षण दोनों ही अशाब्दिक परीक्षण है दोस्तों। और ये ड्रायमैन परीक्षण को आप मनुष्य कर्षण परीक्षण भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य की आकृति के चित्र बनाकर मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए ड्रायमैन परीक्षण को अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। और उसके साथ साथ ये ड्रायमैन परीक्षण भी कहलाता है, मनुष्य कर्षण परीक्षण भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका आंसर होगा दोस्तों, इस रेवेन परीक्षण, ड्रायमैन, इस यहाँ गलत आंसर दिया गया है। TAT और 16PF आपके व्यक्तित्व परीक्षण के और रेवेन परीक्षण, ड्रायमैन परीक्षण आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट बुद्धि के मापन में होता है, व्यक्तित्व के मापन में होता है, अभिक्षमता के, अभिरुचि के। तो जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है दोस्तों व्यक्तित्व के मापन में प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व मापन सबसे पहले खेल विधि के रूप में इंग्लैंड में प्रयोग किया गया था। व्यक्तित्व मापन की 3 विधि हैं दोस्तों, प्रक्षेपी, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। प्रक्षेपी में अचेतन मन से मूल्यांकन किया जाता है। आत्मनिष्ठ में एक समय में एक व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ में एक समय में एक से अधिक लोगों का मूल्यांकन किया जाता है। और ये जो व्यक्तित्व शब्द है ये अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। याद रखिए कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द अंग्रेजी का है और लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। ठीक है दोस्तों।